एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी। इससे पहले क्लासेस में हमने यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टडी किया था, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टडी किया था, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस दिस टाइम आपके सिलेबस में है नहीं, तो दैट्स व्हाई वी आर लिविंग दैट टॉपिक। नेक्स्ट हमें पढ़ना था एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो भी हमने इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी देखा है या व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द इलास्टिसिटी in our daily life. This is very important term या very important factors related to our daily life, and we are using this phenomena, this property to construction of so many things. तो सबसे पहले हम few applications we will discuss here. पहला application हम बात कर ले रहे हैं कि any metallic part of a machinery is never subjected to a stress beyond the elastic limit. ये भी होता है, अगर कोई हमारे पास मशीन है तो then it has so many metallic part is there. अब हमें ये कहा जाता है कि जो metallic parts है, like spring हमारे है, कोई आपकी blades है, उसमें कोई पत्ती है, तो हमें उसके एक स्ट्रेस होगा, उसकी एक इलास्टिक लिमिट होती है, उससे ज्यादा उस पर वेट नहीं लगाना चाहिए, उस पर लोड प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। तो व्हाई वी आर नॉट डूइंग सो, क्यों हमें नहीं स्ट्रेस बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट करना चाहिए? क्योंकि होगा क्या, इफ यू अप्लाई ए स्ट्रेस बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, तो व्हाट विल हैपन, इट विल परमानेंटली डिफॉर्म द मेटालिक पार्ट। यही होगा ना, आपने पढ़ा ही था कि अगर आप इलास्टिक लिमिट से आगे अगर स्ट्रेस लगाते हैं तो देयर विल बी ए परमानेंट डिफॉर्म, परमानेंट सेट विल बी प्रोड्यूस। आपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी पढ़ा था, तो देयर यू हैव सीन दैट कि अगर आप इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड जाते हैं तो क्या होता है, इलास्टिक हिस्टेरेसिस विल प्रोड्यूस्ड। यह क्या होता है, आपने जिस पाथ से ये वेरी किया था, जो भी इनिशियल चेंजेस थे, दैट चेंजेस विल नॉट रिट्रेसेस, वह उस चेंज को रिट्रेस नहीं करेगा, इट विल फॉलो सम अनदर पाथ, मींस इट विल गेट ए परमानेंट सेट। तो ये क्या होगा, इट विल बी परमानेंटली डिफॉर्म। तो दैट्स व्हाई वी आर सेड, वी आर एडवाइज दैट कि वी शुड नॉट अप्लाई स्ट्रेस बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट in any metallic part of a machine. क्लियर, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा दूसरा रीजन है, दूसरा एप्लीकेशंस ऑफ द इलास्टिक लिमिट इज दैट, व्हाट इज दिस, द थिकनेस ऑफ ए मेटालिक रोप। आपने देखा होगा, क्रेन देखा होगा, जेसीबी देखा होगा, तो क्रेन्स में क्या होता है, जो मेटालिक रोप यूज की जाती है टू लिफ्ट ए हैवी लोड। ठीक है, डिफरेंट व्हीकल्स को, हैवी लोड को लिफ्ट करने के लिए जो क्रेन्स होती हैं, इन दैट मेटालिक रोप्स आर यूज्ड। देयर थिकनेस, वो कितना आपका मोटा होगा, कितना आपका पतला होगा, दैट कैन बी डिसाइडेड बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। हम इसको समझेंगे कि कैसे हम इस चीज को करते हैं। तो पहला हमारा है, सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी इज द थिकनेस ऑफ मेटालिक रोप्स यूज्ड in cranes to lift heavy load is decided from the knowledge of elastic limit of the material and the factor of the safety. Clear? तो this factor of safety और उस मटेरियल की जो इलास्टिक लिमिट है, मतलब हमें कितना लोड उससे लेना है, कितना लोड हमें लिफ्ट करना है, और जिस मटेरियल का हम यूज कर रहे हैं, मेटालिक रोप बना रहे हैं, तो व्हाट शुड बी द इलास्टिक लिमिट, उसकी क्या है, कब वो ब्रेक हो जाएगा, कब परमानेंट सेट प्रोड्यूस हो जाएगा, उसका अगर हमें नॉलेज हो तो वी कैन डिसाइड व्हाट, वी कैन डिसाइड द थिकनेस ऑफ द मेटालिक रोप। मतलब हमारे पास जो रोप है वह कितना मोटा होगा या वह कितना पतला होगा। समझे? अब चलिए एग्जांपल से समझते हैं कि हाउ वी विल डिसाइड दिस। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्रेन है जिसमें स्टील रोप आपको लगा हुआ है, वी हैव गिवन। इसको हम समझते हैं कि हम कैसे पता करते हैं थिकनेस ऑफ ए मेटालिक रोप, बाय द नॉलेज ऑफ द इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल एंड द factor of safety means how much load we have to lift.
तो इसको समझते हैं। चलिए कि मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, स्टील रोप है। वी हैव टेकन ए स्टील रोप्स। ठीक, इसको हम एग्जांपल समझते हैं, स्टील रोप्स, जिससे कि हमें लोड को लिफ्ट करना है 10 टन को। 10 टन हमें लोड लिफ्ट करना है, 10 टन लोड को हमें लिफ्ट करना है। मीन्स कितना हो जाएगा, 1 टन इक्वल 10³ kg, मतलब 10⁴ kg वेट को हमें, ये हमारा क्या हो गया, लोड। इतने लोड को हमें लिफ्ट करना है। अब ये हो गया। तो अब रोप को क्या होता है, यू सी, अब रोप इज यूजुअली डिजाइन टू ए सेफ्टी फैक्टर ऑफ 10, मतलब हमें कुछ तो कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए ना। तो दैट शुड, सेफ्टी आपका फैक्टर हम ले लेते हैं, शुड नॉट ब्रेक इवन ए लोड ऑफ 10⁵। अब सेफ्टी फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम ले लेते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये मान लीजिए 10⁴ kg का लोड, तो उसको लिफ्ट करना है। अगर इससे थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाए तो लिफ्ट को ब्रेक नहीं करना चाहिए, वो हम 10 के पावर के फैक्टर में ले लेते हैं। तो दैट वी आर टेकिंग 10⁵ kg। मतलब हम सेफ्टी कि वो, अगर हमारा लोड 10⁴ kg को हमें लिफ्ट करना है, बट उतना ही हम नहीं रखेंगे, उससे हम थोड़ा सा जो सेफ्टी है, लोड ऑफ सेफ्टी है, वो थोड़ा सा उससे हमें ज्यादा ही लेके चलना पड़ता है। क्लियर। अब मान लेते हैं कि रेडियस ऑफ द रोप, क्लियर, दो फैक्टर, हमें इतना लोड लिफ्ट करना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी की मतलब इससे इतना उठाया जा सकता है, इसकी लिमिट हो गई। देन रेडियस ऑफ रोप, स्टील की रोप ले लेते हैं R अगर मान लीजिए है। देन अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट मैंने पढ़ाया था, अल्टीमेट स्ट्रेस कहाँ हमने बात किया था, इन केस ऑफ ए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में, इज इक्वल टू मैक्सिमम लोड अपॉन एरिया। ठीक, और ये कितना हो जाएगा, कितना लोड अप्लाई कर रहे हैं, mg अपॉन एरिया पाई r²। क्लियर। अब मैक्सिमम लोड कितना हो गया, 10⁻, मास कितना हो गया 10⁵ सेफ्टी, इंटू जी का वैल्यू 9.8 डिवाइडेड बाई पाई r²। ये हमारा क्या हो गया, अल्टीमेट स्ट्रेस इज इक्वल टू दिस मच। अब हम मान लेते हैं कि अल्टीमेट स्ट्रेस शुड नॉट, इलास्टिक लिमिट कितना है इन केस ऑफ ए स्टील, ये हमें दिया हुआ है कि फॉर स्टील, ये दिया हुआ होता है, दिस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल। फॉर स्टील इलास्टिक लिमिट इज 3T इंटू 10⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इतना है। अब क्या होना चाहिए, दिस स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस शुड नॉट बी ग्रेटर या एक्सीड दिस लिमिट, इस लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या हमें होना चाहिए, देयरफॉर वी कैन टेक, अब मान लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो कितना हो जाता है अल्टीमेट स्ट्रेस, ये हो जाएगा 10⁵ इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई पाई r² इज इक्वल टू 30 इंटू 10⁷। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ पाई, वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ r, अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इट्स कमिंग 0.032 मीटर, या हम मान लेते हैं लगभग ये आता है 3.2 सेंटीमीटर। मतलब कि अगर हमें 10⁴ kg का लोड अगर लिफ्ट करना है, तो व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ द मेटालिक रोप, ये तो हमने कहा था कि थिकनेस ऑफ द मेटालिक रोप वी कैन कैलकुलेट। तो ये क्या हो गया, डायमीटर रेडियस बता रहा है, मीन्स ये तो थिकनेस ही बता रहा है। अगर रेडियस उसकी 3.2 है तो व्हाट शुड बी द डायमीटर, कितना होना चाहिए, कितना मोटा वायर होना चाहिए, 6.4 सेंटीमीटर का। तो अब हमें क्या करना है, अगर हम 6.4 सेंटीमीटर का वायर तो बना नहीं सकते, दैट मीन्स वी शुड यूज ए रॉड ना, रॉड हमें एक यूज करना पड़ेगा 6.4 सेंटीमीटर डायमीटर का। और इफ वी यूज द रॉड तो उसको बेंड करना मुश्किल हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी ना। रॉड अगर होगा हमारे पास तो दैट विल बी नॉट द फ्लेक्सिबल, दैट कैन नॉट बेंड इजिली। तो हम काफी बड़ी लेंथ नहीं ले सकते रॉड की, एंड इट इज नॉट बेटर फॉर द कन्वीनियंट नहीं होगा।
फॉर यूज के लिए कन्वीनियंट नहीं होगा। दैट्स वाई व्हाट वी आर डूइंग, तो अब हम क्या करते हैं, वी आर यूजिंग ए लार्ज नंबर ऑफ थिन वायर और उसको क्या करते हैं, कलेक्टेड टुगेदर, बहुत सारे पतले पतले वायर को लेकर के और उन सबको एक कलेक्ट करके एक मोटा सा वायर बना लेते हैं ऑफ रिक्वायर्ड थिकनेस। क्लियर? तो हमें इससे क्या पता चलता है कि व्हाट शुड बी द थिकनेस ऑफ द मेटालिक वायर, जिससे कि हमें जो भी लोड उठाना है, जो भी लोड लिफ्ट करना है, डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट वी कैन डिसाइड द थिकनेस। और थिकनेस बनाने में वी आर नॉट यूजिंग ए सिंगल वायर, बिकॉज सिंगल वायर उतनी रेडियस का नहीं बन पाएगा, या तो वो क्या होगा, वो उतना फ्लेक्सिबल नहीं होगा। दैट्स व्हाई यूजिंग ए सेवरल थिन मेटालिक वायर, और उनको क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं एंड वी आर गेटिंग द रिक्वायर्ड थिकनेस ऑफ द मेटालिक रोप अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंट। तो दिस इज द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ द इलास्टिक लिमिट। चलिए थर्ड एप्लीकेशन देख लेते हैं। द नॉलेज ऑफ इलास्टिसिटी is applied in designing a bridge such that it does not bend too much or break under the load of traffic or the load of the force या force of the wind and under its own weight। ठीक, अपना खुद के वेट की वजह से, ठीक, या तो खुद का वेट हो आपका, या तो फोर्स ऑफ विंड्स हो, या तो लोड ऑफ द ट्रैफिक की वजह से कोई आपका ब्रिज जो है वह ब्रेक ना करे, उसकी आइडिया हम कहां से लेते हैं, दैट वी आर टेकिंग फ्रॉम द नॉलेज ऑफ द इलास्टिसिटी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक हम फार्मूला आपको बताएंगे, इसका प्रूफ अभी आपको नहीं करना है, दिस यू विल डी इन द हायर क्लासेस। तो वो फार्मूला अभी आप याद रखिए एंड फ्रॉम दैट यू कैन डिसाइड कि व्हाट फैक्टर या what values you to take and what shape you should decide of the metallic bridge। तो हम सबसे पहले उस फार्मूले की बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक रेक्टेंगुलर बार हो, इफ यू हैव ए रेक्टेंगुलर बार, हमने क्या लिया है, वी हैव टेकन ए रेक्टेंगुलर बार ऑफ लेंथ L। वी हैव टेकन ए रेक्टेंगुलर बार, ये क्या है, लेंथ रेक्टेंगुलर बार। ये हम एग्जांपल समझते हैं कि हम कैसे रॉड को यूज करेंगे। रेक्टेंगुलर बार जिसकी लेंथ हमने कितना लिया है, स्मॉल l। ब्रेथ देखिए ये लेंथ l हो गया, बिटवीन द पिवोटेड जो हमारे पास है, ये इसकी ब्रेथ है। ब्रेथ हमने लिया है b। थिकनेस D, it is shown in the figure, thickness D supported at the end। ठीक, अब अगर मान लीजिए when a load W is suspended, ये देखिए weight suspended, then the depression produced in the डिप्रेशन, मतलब कितना ये बीच में अगर हम वेट W अगर अप्लाई करते हैं तो रॉड क्या होगा, डिप्रेस होगा, उसकी लेंथ क्या होगी, थोड़ी सी इंक्रीज होगी, बीच में दबेगा। तो द डिप्रेशन प्रोड्यूस्ड डेल्टा, ये देखिए यहां लिखा है डेल्टा, इज इक्वल टू WL³ डिवाइडेड बाई 4YBD³। क्लियर? दिस फार्मूला की डिप्रेशन डेल्टा इज इक्वल टू WL³ अपॉन 4YBD³ मीन्स द डिप्रेशन प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर, यह वेट जितना हम अप्लाई कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड कर रहा है। इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द मेटालिक रॉड या बार या तो स्ट्रिप जिसपे हम लोड अप्लाई कर रहे हैं। It depends upon the young modulus of the material of the rod या bar। It depends upon the breadth and thickness of the rod and bar। ये पूरे फैक्टर हो गए on which the depression produce, मतलब कितना बेंड होगा। It's clear? अब देखिए, अब बेंडिंग को रिड्यूस कैसे करेंगे,
अब ये हमारा मेन फैक्टर है कि इसको हमें बढ़ाना है या कम करना है। तो ब्रिज में अगर हमें इससे कम करना है ना, तो व्हाट वी हैव टू डू, लोड या तो कम लगाएं, वो पॉसिबल नहीं होता है कभी कभी। हम वाई ऐसा यूज करें जिसका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम हो, लार्ज हो। अगर इसको कम करना है तो हम ऐसे मटेरियल की यूज करेंगे जिसका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा हो। पहला फैक्टर कि वी आर चूजिंग दैट मटेरियल which have a large value of the young modulus of elasticity to construct a bridge। ठीक, ये किया हो गया। एक सेम चीज और होता है इसी में, इसको आप समझ भी लेंगे। इसी तरह से इसी में एक और रीजन हम समझ लेते हैं ऑल्सो, इसी में समझ लेते हैं ऑल्सो वाई आर, इसका हम एक्सप्लेनेशन इसी में मिल जाएगा। वाई आर गर्डर्स गिवन आई शेप, आई ऐसा आपने देखा होगा, रेलवे की जो पटरी होती है वो भी आपने देखा होगा आई का शेप का होता है। या तो रेलवे जो गर्डर होते हैं, आप घर में भी देखा होगा, घर के भी जो गर्डर होते हैं उनको आई शेप, मेटालिक जो गर्डर होते हैं उनका जो शेप होता है वो मेटालिक शेप होता है। तो बोथ द आंसर विल गिवन फ्रॉम दिस एक्सप्लेनेशन कि हम कैसे मेटालिक बार को यूज करेंगे या उसका क्या नेचर होना चाहिए, और या तो हम क्यों आई शेप लेते हैं वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहला रीजन तो ये हो गया कि अगर हमें डिप्रेशन कम करना चाहते हैं तो हम दैट मटेरियल वी विल यूज जिसके लिए कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा हो। अब क्लियर हो गया। अब ये देखिए डेल्टा डिपेंड्स अपॉन द, एल पे भी डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे, मतलब हमें लेंथ को कम रखना पड़ेगा, बड़ा वायर यूज नहीं करना है, लेंथ को हमें कम यूज करना है, लेंथ हमें कम लेनी पड़ेगी रॉड की, बार की। हम उसके ब्रेथ को ज्यादा कर सकते हैं, डेप्थ को, या ब्रेथ को भी हम ज्यादा कर लें तभी ये कम हो जाएगा, और उसके डेप्थ को भी अगर हम ज्यादा कर लें, ठीक, तब भी ये ज्यादा होगा। बट इसका इफेक्ट कम होगा, इसका इफेक्ट ज्यादा होगा। क्यों? बिकॉज दिस इज द थर्ड पावर ऑफ द 3 पावर या थर्ड पावर या क्यूब ऑफ द डेप्थ। अगर इसका 2 गुना करें तो ये आधा होगा, लेकिन इसका अगर 2 गुना हम कर देते हैं तो दिस विल बिकम 1/8 टाइम्स ना, ये तो 2 टाइम्स होगा तो 8 हो जाएगा क्यूब, तो इसका 1/8 टाइम्स कम हो जाएगा ये। तो आप समझ गए इसको कि डिप्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी क्यू एंड डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी ओनली, उसका सिंगल पावर है। सो डिप्रेशन कैन बी decrease more effectively by increasing the depth D rather than the breadth B। ठीक, इसीलिए अब आप देखिए अगर हम डेप्थ को बढ़ाना है, ब्रेथ और डेप्थ, तो आपने देखा होगा आई शेप हम लेते हैं। ये अगर मान लीजिए कोई मेटालिक रॉड है, ये हमने आई शेप क्यों डिसाइड करते हैं, ये इसका क्या हो गया, दिस इज द ब्रेथ और दिस इज द, सॉरी, ये हमारा डेप्थ हो गया, ये हमारा ब्रेथ हो गया, उसकी चौड़ाई। ठीक, तो हम ब्रेथ को कम करने के बजाय आपका ये हो गया ब्रेथ, जैसे हमने एक रॉड ले लिया तो ये हमारा, देखिए इसको हम कैसे समझते हैं कि क्यों यूज करेंगे, तो ये तो पहला फैक्टर हमने समझ लिया कि हमें क्या फैक्टर देखना चाहिए, हमें डेप्थ को देखना चाहिए। बट वी डीप बार एज टेंडेंसी टू बेंड अंडर द वेट ऑफ द मूविंग ट्रैफिक। क्लियर? दिस बेंडिंग को हम बोलते हैं बकलिंग। हेंस ए बेटर चॉइस इज टू मेक ए आई शेप क्रॉस सेक्शन। ठीक, अब आई शेप अगर क्रॉस सेक्शन हम करेंगे तो दिस विल प्रोवाइड ए लार्ज लोड बियरिंग सरफेस, इनफ डेप्थ टू प्रिवेंट बेंडिंग। क्लियर? कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये, हमने इसको ऐसे कर लिया तो ये हमारा हो गया ब्रीथ, ये हो गया हमारा डेप्थ। तो डेप्थ ये हमारा क्या है, डेप्थ हमारी ज्यादा है, ब्रीथ हमारी कम है। ठीक, तो अगर हम डी को ज्यादा कर लेते हैं तो डिप्रेशन विल बी स्मॉल इन कंपेरिजन टू की बी। तो इसीलिए हम आई शेप यूज करते हैं टू रिड्यूस द डिप्रेशन प्रोड्यूस्ड इन द मेटालिक रॉड या मेटालिक बार। क्लियर? तो क्यों हम करते हैं इसका रीजन में क्लियर हो गया कि वाई आर द गर्डर गिवन आई शेप। This is because to reduce the depression, as depression produced is inversely proportional to the cube of the depth
but it is inversely proportional to the single power of the breath. तो ये रीजन हो गया. और बाय द नॉलेज ऑफ दिस यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वी कैन डिसाइड द मटेरियल whose young modulus is more that we are using to make for this purpose. Clear? तो हमें ब्रिज बनाना हो या इन दिस केसेस या तो इन केस ऑफ ए गर्डर वी आर यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ दिस यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. तो ये हमारे पास और भी एप्लीकेशंस हैं, वो भी आप देख सकते हैं, बट हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली दिस 3 एप्लीकेशंस ऑफ द इलास्टिसिटी. पहला हमने पढ़ा था कि a metallic part of a machinery is never subjected to stress beyond the elastic limit. क्योंकि हमारा क्या होगा, परमानेंट डिफॉर्म हो जाएगी वो पार्ट मशीन का. थिकनेस ऑफ ए मेटालिक रोप भी हम डिसाइड करते हैं बाय द नॉलेज ऑफ द इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड. कितना हमें मोटा लेना है, कितना पतला वायर यूज करना है. और थर्ड, हमारा नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो अप्लाइड इन डिजाइन ए ब्रिज such that it does not bend to too much or break under the load of the traffic or the force of the wind or under the its own weight. ये हो गया. और हमारा फोर्थ क्या होगा कि why we are taking a girder given I shape, because to increase the depth. इंक्रीज डेप्थ करने के लिए हम उसे आई से बना लेते हैं, तो ये वाली थिकनेस बढ़ जाती है, ये वाला पतला रहता है. तो आपने देखा होगा मेटालिक जो गर्डर होते हैं, हमारे घरों में भी जो गर्डर होते हैं, वो ऊपर से ये पतला होता है, बट ये वाली जो थिकनेस होती है, ये जो मोटी होती है, ये थिकनेस हम बढ़ा लेते हैं, डेप्थ को हम बढ़ा लेते हैं, बट उसकी जो ब्रेथ होती है वो हम कम रखते हैं. तो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ द इलास्टिसिटी.